Hello students, good morning to all. So in today's lecture we will continue with our yesterday's topic. In last lecture I was explaining you the synopsis of second chapter forms of business organization, and we have completed up to the limitation of the partnership in our last lecture. Today we will continue with next topics under this chapter. So starting with first topic is types of partners. How many types of partners are there in a partnership? Numerous types of partners may be there. I'll explain you one by one on the basis of their capital contribution, their participation in management, risk sharing, etc. फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर. देखिए जैसे नेम बता रहा है एक्टिव रहेगा हर चीज में, पैसा भी लगा रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, रिस्क भी बियर कर रहा है, ठीक है. और उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी. लायबिलिटी सभी की अनलिमिटेड रहेगी जितने भी पार्टनर है, क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है. एक्टिव पार्टनर. सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर. देखिए नेम बता रहा है, स्लीपिंग को डॉर्मेंट भी बोला जाता है, कि थोड़ा आलसी हम कह सकते हैं. सिर्फ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पैसे लगाएगा, रिस्क शेयर करेगा, ठीक है, प्रॉफिट भी लेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी. बस इसका फर्क क्या है स्लीपिंग की? मैनेजमेंट में डे टू डे रूटीन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है. थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर, जिसकी एग्जिस्टेंस जनरल पब्लिक में सीक्रेट है, कि आम लोगों को नहीं पता कि वो एक पार्टनर है. बाकी सारा कुछ कर रहा है वो, सीक्रेटली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, पैसा उसने लगाया हुआ है, रिस्क शेयर कर रहा है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन उसकी पार्टनरशिप में एग्जिस्टेंस जनरल पब्लिक में सीक्रेट है. नेक्स्ट वन इज नॉमिनल होता है नामात्र, कि जो वैसे पार्टनर है लेकिन पार्टनर नामात्र ही है. बस उसने सिर्फ अपना नेम दिया हुआ है फर्म को, कि उसके नेम एज अ पार्टनर यूज किया जा सकता है. जब उसने नेम दे दिया तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई, कि फर्म को अगर लॉसेस हो गए तो उसे अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ सकती हैं. लेकिन ना तो वो पैसा लगाता बिजनेस में, ना वो डे टू डे रूटीन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही वो प्रॉफिट शेयर करेगा. ठीक है. लॉसेस इन केस ऑफ इनसफिशिएंट, कि अगर फर्म अनेबल है तो उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड. नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स बाय एस्टॉपल. देखिए ये दो है, एक है एस्टॉपल, एक है होल्डिंग आउट. बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंस क्या है. एस्टॉपल बोल के कहना. देखिए एस्टॉपल क्या है, एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर कर रहा हूं. मैं अपने फ्रेंड को ले जाता हूं अपनी एक बिजनेस मीटिंग में, और मेरी तरफ से मेरा फ्रेंड नेगोशिएट कर रहा है. ही इज गिविंग एन इंप्रेशन दैट ही इज ऑल्सो पार्टनर इन माई पार्टनरशिप फर्म. वो अपने एक्सप्रेशन से ये शो कर रहा है कि वो भी पार्टनर है, और उसके नेगोशिएशन की वजह से मुझे वो डील मिल गई है. तो कल को अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म को उसकी वजह से लॉस हो रहा है वो डील की वजह से, तो वो भी एक क्या है? अनलिमिटेड पार्टनर माना जाएगा. थर्ड पार्टी एक क्लेम, क्योंकि उसने खुद ही अपने एक्सप्रेशन के जरिए क्या किया है? शो किया है कि दैट ही इज ऑल्सो पार्टनर. एस्टॉपल जो अपने आप शो करे. लास्ट वन इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. होल्डिंग आउट देखो, होल्ड आउट मतलब रोक के रखना अपने आप को. मैं अपने फ्रेंड को ले जाता हूं मीटिंग पे, अपनी बिजनेस मीटिंग पे, मैं ऐसा तीसरी पार्टी के सामने जाहिर कर रहा हूं कि ये मेरा पार्टनर है. उस टाइम पे उसके पास राइट था, मेरे फ्रेंड के पास, कि वो बोल सकता था कि मैं इसका पार्टनर नहीं हूं और आप मेरे भरोसे ये डील मत कीजिए. लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला. देखिए खुद नहीं, वो एस्टॉपल में क्या था? खुद अपना एक्सप्रेशन दे रहा था, लेकिन खुद नहीं एक्सप्रेशन दिया, जबकि दूसरा उसका फ्रेंड एक्सप्रेशन दे रहा था, मैं एक्सप्रेशन दे रहा था, तो उसने मना नहीं किया. मना कर सकता था. इस केस में भी उसकी लायबिलिटी क्या मानी जाएगी? अनलिमिटेड पार्टनर माना जाएगा वो, और इसे बोला जाता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर. डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई हुई है. अगर आपको यहां से कुछ भी टॉपिक ना समझ में आए तो हर टॉपिक की डिटेल में वीडियो है, आप वहां से देख सकते हो. ये हम क्योंकि सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो मैं थोड़ा क्विक रिवीजन दे रहा हूं आपको. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. ये था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. अब है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है. इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस के अकॉर्डिंग. फर्स्ट बेसिस अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम के बेस पे,
या फिर लायबिलिटी के बेस पे। टाइम के बेस पे पहले देखिए, या तो रहेगी पार्टनरशिप एट विल मतलब अपनी इच्छा से जितनी मर्जी लंबी समय तक पार्टनरशिप चलेगी, ठीक है, उसमें कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है, जब तक उनका दिल करेगा तब तक वो पार्टनरशिप चलती रहेगी। या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी है पार्टनरशिप, जब भी वो पर्पस पूरा हो गया तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या फिर कोई टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनी है, 4 साल 5 साल, उसके टाइम पीरियड के बाद, या तो किसी खास काम के लिए या टाइम पीरियड के लिए। इसे क्लासिफाई किया जाता है एट द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, या पार्टनरशिप एट विल होगी या पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम। लायबिलिटी के बेस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, या तो जनरल पार्टनरशिप होगी या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप। ध्यान से देखिए, यहां पे छोटा छोटा लिखा है मैंने। जनरल जो आम पार्टनरशिप होती है, जो मैंने अभी सारा ऊपर पढ़ाया, ये सारा जनरल पार्टनरशिप था, जिसमें लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50। सेकेंड वन इज लिमिटेड। जनरल में देखिए वही सारा कुछ आ गया जो आपने ऊपर पढ़ा है कि लायबिलिटी हर की क्या रहेगी, अनलिमिटेड। अब लिमिटेड पार्टनरशिप है, सेकेंड वन है इसके लायबिलिटी में क्लासिफाई किया है लिमिटेड। देखिए नेम से थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। लिमिटेड पार्टनरशिप सिर्फ इसमें कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहनी चाहिए, अनलिमिटेड। कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, बाकी सभी की क्या रह सकती है, लिमिटेड। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, मतलब एक पार्टनर तो वही जनरल की तरह ही रहेगा, बाकी की लायबिलिटी लिमिटेड रह सकती है। जनरल में क्या था कि अगर पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म खत्म, लेकिन यहां पे फर्म खत्म नहीं होती जब तक अनलिमिटेड पार्टनर है। अगर अनलिमिटेड पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म खत्म होगी, अदरवाइज फर्म खत्म नहीं होगी। ये था लिमिटेड पार्टनरशिप। अब एक और कंसेप्ट आपसे पूछ लेते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार के एग्जाम में जो मैंने एग्जाम बनाया था वहां पे बच्चों ने गलत किए। एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप जो मैंने अभी बताया, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए एक है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में मैंने बताया कि एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, और बाकी सभी की लिमिटेड रह सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। वो एलएलपी एक्ट 2008 गवर्न करता है उनको, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आती है। वो एलएलपी एक्ट अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। शॉर्ट में आप डिफरेंस देख लीजिए कि एलएलपी में सभी की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड, और लिमिटेड पार्टनरशिप में सिर्फ एक की अनलिमिटेड, बाकी सभी की लिमिटेड। और क्या डिफरेंस था कि जो दूसरी पार्टनरशिप है जनरल है, ये खत्म हो जाती है अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, लेकिन लिमिटेड में पार्टनरशिप चलती रहती है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने मर्जी हो सकते हैं, यहाँ पे 50 की लिमिट थी, वहां जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं एलएलपी में। ये थोड़े से डिफरेंस थे। अब बात करते हैं डीड की। देखिए पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, कौन कितने रुपए लगाएगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, किसी को सैलरी मिलनी है, किसी को इंटरेस्ट मिलना है, ये सारा कुछ एक रिटन एग्रीमेंट में लिखा होता है जिसके जरिए वो बिजनेस ऑपरेट करते हैं। अगर कल को कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जिसमें पार्टनर का नेम, फर्म का नेम, एड्रेसेस, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा कुछ दिया होता है। ये कंटेंट है उसके, और उस रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ व्हिच द पार्टनर्स रन देयर बिजनेस, जिसमें कंटेंट में आपको बता चुका हूं सर। लास्ट वन इज अंडर द पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, कि पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं, ऑप्शनल होती है। देखिए पार्टनरशिप में अगर रजिस्टर करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो हमारी अपनी मर्जी है, ऑप्शनल है। इट इज ऑप्शनल टू अस कि हमें पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवानी है या नहीं। अगर हम चाहें करवा भी सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी करवा सकते। लेकिन रजिस्टर करवाने के कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि हम केस कर सकते हैं, हमारे ऊपर केस हो सकता है, ये बेनिफिट्स हैं। अगर हमसे कोई फ्रॉड हो जाता है या फ्रॉड कर जाता है हमारे साथ कोई, तो हमें अगर कोर्ट में जाना है तो हमारी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें बेनिफिट नहीं मिलता इस चीज को। रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको अपने जो डेजिग्नेशन है, जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट है या एरिया है जो भी आपका,
वहां पे एक रजिस्ट्रार ऑफ फार्म होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फार्म जो कि रजिस्टर करता है पार्टनरशिप को। वो उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी जो भी डिटेल्स है, नेम हो गया फर्म का, पार्टनर्स का नेम, पार्टनर्स की ज्वाइनिंग डेट, उनकी कंसेंट, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ भेज देंगे। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, फॉर्म में अलॉन्ग विद फी, जो प्रेस्क्राइब्ड फी है, और फॉर्म में फिल करके ये सारी डिटेल्स भेज देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार चेक करेगा हमारी एलिजिबिलिटी को, अगर हमने सभी डॉक्यूमेंट सही लगाए हैं तो जो उसके पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें हमारी फॉर्म को वो क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा। ये था प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का। ये क्या है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो ये थी हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म। मूविंग अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए मीनिंग सुनिए पहले। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉलंटरली जब कुछ मेंबर्स पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज को, थोड़े थोड़े रिसोर्सेज पूल करते हैं ताकि अपने मेंबर्स को ही सर्व कर सकें। वो एक बिजनेस करेंगे या कुछ भी करेंगे जिससे उनके मेंबर्स को ही सर्व करेंगे, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इनका मेन मोटिव है अपने मेंबर्स को ही सर्व करना। वॉलंटरी एसोसिएशन है, मिनिमम मेंबर्स कम से कम 10 चाहिए इसमें, और वो अपना बिजनेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे बिजनेस को बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैंने जब डिटेल में करवाया था चैप्टर तो अमूल की एग्जांपल दी थी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात की कंपनी थी गुजरात की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। फार्मर्स ने, जो मिल्क वेंडर्स थे, उन्होंने एलिमिनेशन करने के लिए, मिडल मैन को एलिमिनेट करने के लिए अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। आज देखिए उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करेंगे, ये था इसका मीनिंग, इसके बारे में एक एग्जांपल दे चुका हूं मैं आपको। फीचर्स देखिए, फर्स्ट फीचर इज, जैसे कि मैंने मीनिंग में ही बताया, वॉलंटरली मेंबरशिप। कोई भी मेंबर अपने आप मेंबर बन सकता है, अपने आप छोड़ के जा सकता है, कंपल्शन नहीं है कि उसको मेंबर बनना ही पड़ेगा, ये अपनी इच्छा से मेंबर बन भी सकता है और छोड़ के जा सकता है। However, a legal notice must be served before leaving the cooperative society. एक प्री डिटरमिन्ड या प्री फिक्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनसे एक नोटिस देना जरूरी पड़ेगा जब वो फॉर्म को कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस देखिए आप, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट बना हुआ है हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, वो अपने मेंबर से क्या है, अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय करते हैं। मेंबर अलग है, बिजनेस अलग, मेंबर्स आ जा सकते हैं, बिजनेस अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन होगी इसकी, और सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, हर मेंबर की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड, अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उनका जो पैसा लगाया है सिर्फ वो डूब सकता है, उनकी पर्सनल असेट्स नहीं मांग सकती कोऑपरेटिव सोसाइटी इन केस ऑफ लॉसेस। तो लायबिलिटी क्या रहती है उनकी, लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल, कि कौन कंट्रोल करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके द्वारा कंट्रोल होगी, जो उनके द्वारा इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है। सपोज एक 20 मेंबर्स की, 20 मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपने में से ही एक चेयरमैन इलेक्ट करेंगे और 2-3 मेंबर इलेक्ट करेंगे जो कि मैनेजिंग कमेटी होगी, और वही उन सभी के बिहाफ पे डिसीजन लेती है और कंट्रोल करती है पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑपरेशंस को। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बल्कि अपने मेंबर्स को सर्व करना। कुछ फायदे इसके, मेरिट्स क्या हैं, वोटिंग इक्वालिटी, हर जो भी मेंबर है उसको 1 मैन 1 वोट, यहां से केस स्टडी आ जाती है कई बार कि हर मेंबर को एक वोट डालने का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन और शेयर। कोई शेयर का मतलब नहीं, एक मेंबर एक वोट डालेगा, ठीक है, इक्वालिटी है वोटिंग। लायबिलिटी सभी की क्या है, लिमिटेड है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये भी बेनिफिट है इसका। थर्ड है स्टेबल एग्जिस्टेंस, मैंने बताया सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स आ जा सकते हैं, बिजनेस क्या करेगा, चलता रहेगा, कंटिन्यूटी में भी पॉइंट लिख सकते हैं हमें। स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब बिजनेस जल्दी एंड होने वाला नहीं है, परपेचुअल लगातार चलेगा बिजनेस। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, देखिए मिडलमैन को एलिमिनेट कर दिया तो फालतू के खर्चे, एक्स्ट्रा जो खर्चे थे, कमीशन वगैरह था, वो देना नहीं पड़ेगा। सभी मेंबर्स खुद काम कर रहे हैं और कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेनिफिट के लिए,
तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, मतलब जो भी सामान बनेगा वो सस्ता बनेगा, सब कुछ इकोनॉमिकल रहेगा, मतलब कि सस्ता रहेगा सब कुछ। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, कोई भी एनजीओ है गवर्नमेंट से उसे ग्रांट वगैरह सपोर्ट वगैरह मिलती रहती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ये बेनिफिट है कि उन्हें गवर्नमेंट से ग्रांट वगैरह मिलती रहती है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेलिटी इसमें बहुत कम है। 1912 एक्ट है, उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, 10 मेंबर होने चाहिए कम से कम, और वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बनानी बहुत इजी है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज, टॉपिक है जो इसका लिमिटेशंस, क्या क्या नुकसान है इसके। नुकसान देखिए मैंने बताया था कि सभी में रिसोर्सेज क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी के अलावा, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा बहुत ज्यादा होता है, बाकी सभी में रिसोर्सेज या पैसा क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। जहां पे ज्यादा बंदे मैनेज कर रहे हैं वहां मैनेजमेंट की क्या रहेगी, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। रीजन भी इनका मेन काम क्या होता है, सस्ता रखना। प्रोफेशनल हायर नहीं करते, कोई सीए, कोई एमबीए, कोई सीएमए या सीएस नहीं आएगा इनको मैनेज करने के लिए, खुद ही मैनेज करते हैं, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। ज्यादा मेंबर है, सारा कुछ पब्लिश करेंगे, ये लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं रह पाती, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था, एक ही बंदा था वो सारे सीक्रेट रखता था अपने, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कई बार गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी लगा देती है कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, ये भी एक लिमिटेशन है। लास्ट वन इज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जहां पे ग्रुप होता है वहां पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। देखिए एक चेयरमैन बन गया, उसने कुछ डिसीजन ले लिया, शायद नीचे वाले बंदे उस डिसीजन से खुश ना हो, उनका कोई और ओपिनियन हो, तो ये चांसेस रहते हैं, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ये चांसेस रहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स। यहां से केस स्टडी आती है हर बार, जो अभी एग्जाम हुआ आपका उसमें से भी मैंने डाली थी और लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आई हुई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वेरियस टाइप्स। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितने तरह की होती हैं, कौन कौन से तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो कंज्यूमर के लिए, जो सपोज 20 कंज्यूमर है, उन्होंने अपनी एक सोसाइटी क्रिएट की है, जो सामान उनको चाहिए था वो बल्क में खरीद लेते हैं, जिससे उन्हें सस्ता मिलता है और जो मिडल मैन का कमीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और सभी को वो सामान अपना रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। ऐसे सोसाइटीज को बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे कि कोई भी ऐसे 20 फैमिलीज हैं जिन्होंने अपना बुक स्टोर, अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हो, अपने पेरेंट्स हैं 50 पेरेंट्स मिलके अपनी बुक्स वगैरह इकट्ठी बल्क में खरीद के और सभी में आपस में बांट दें, जिससे क्या होगा, जो बुक सेलर का कमीशन था वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो सीधे ही पब्लिशर से बुक्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर। नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। देखिए ये थी कंज्यूमर के लिए जो पहली पढ़ी। प्रोड्यूसर के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो करती क्या, देखिए प्रोड्यूसर को माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वो उन्हें मशीनरी वगैरह चाहिए होती है। अगर छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं वो इकट्ठे शायद ना बल्क में इतना सामान परचेज कर सकें या फिर मशीनरीज नहीं परचेज कर सकते, ये सोसाइटीज फॉर्म कर लेते हैं जिससे कि वो सभी एक ही तरह की मशीनरी परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 बिजनेसमैन, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अकेले बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि ट्रक्स वगैरह अरेंज करें, तो वो क्या करते हैं, सभी मिलकर एक ट्रक परचेज कर लिया और सभी के काम आ जाता है वो। ठीक है, ऐसी सोसाइटीज को बोला जाता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग। देखिए सामान बन गया लेकिन उसको बेचना भी है। अब बेचने से पहले ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बहुत से स्टेप्स होते हैं जो छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए बेचने के लिए मुश्किल होता है। तो ये सोसाइटीज क्या करती हैं, उन प्रोड्यूसर से सभी से सामान खरीद लिए और उस सामान को खुद वो स्टोर करती हैं, खुद ट्रांसपोर्ट करती हैं, खुद एडवर्टाइज करेंगी और उनको बेचने में हेल्प करेंगी, जिससे क्या उनके सामान को एक अच्छी मार्केटिंग मिल जाती है। मार्केटिंग में सभी प्रोसेस आ जाती हैं, बनाने से लेके बेचने तक, तो उसमें हेल्प करती है। फार्मर्स कोऑपरेटिव जो फार्मर्स को हेल्प करती हैं, किसमें, सीड्स वगैरह प्रोवाइड करवाने में, ट्यूबवेल्स लगवाने में, या फिर देखिए जैसे छोटे छोटे किसान हैं, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है उनके पास, ट्यूबवेल्स नहीं लगवा सकते, वो खुद ही अपनी एक सोसाइटी फॉर्म कर लें कि उन्होंने मिलकर एक ट्यूबवेल लगवा लिया और वो सभी के
फील्ड्स को पानी दे रहा है, ठीक है, या फिर वो सीड्स है लार्ज क्वांटिटीज में परचेज कर लेते हैं और अपने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिनसे उनको रीजनेबल प्राइस पे वो सीड्स अवेलेबल हो जाते हैं। जो फार्मर की हेल्प के लिए बने वो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मेन पर्पस अपने मेंबर्स को ही क्या देना, क्रेडिट अवेलेबल करवाना एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मनी लेंडर से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो वो थोड़ा क्या पड़ता है, हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं उनपे हायर होते हैं, एक्सप्लोटेटिव नेचर के होते हैं। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में खुद का ही पैसा होता है मेंबर्स का, वो पूल कर लेते हैं और जिसको जरूरत होती है उसको चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा दे देते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो भी सभी मेंबर्स में क्या हो जाता है, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज द इनकम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट पॉइंट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एज द नेम इज सजेस्टिंग, इट helps its members to procure their own houses, to make their own houses or flats। ये क्या करते हैं, कॉलोनी वगैरह खरीद लेते हैं जिसमें फ्लैट्स बनाते हैं या फिर मकान, ठीक है, हाउसेज बना देते हैं और अपने मेंबर्स को ईएमआईज पे वो बेच देते हैं ताकि वो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अपना खुद का घर बना सकें, खुद का फ्लैट वगैरह ले सकें, या फिर कई बार प्लॉट्स वगैरह भी अरेंज करवा देते हैं। तो ये था एक क्विक रिव्यू हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा मेंबर्स इसी में होंगे। हमारा जो एक्ट इसको प्रिवेल कर रहा है या गाइड कर रहा है वो है 2013 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। अर्लियर इट वाज कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अमेंडमेंट आई, नया एक्ट बन गया कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी होती क्या है, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट गवर्निंग द कंपनीज इज नोन एज कंपनी। कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड, वो कंपनी होगी। होता क्या है, कुछ मेंबर्स अपनी कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और वो पैसा अपना पूल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा सभी पूल करेंगे और कॉमन बिजनेस रन करेंगे। मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना इनका भी। इसकी कुछ फीचर्स की बात करते हैं जिसके जरिए हम मीनिंग थोड़ा और क्लियर करेंगे। फर्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे मेरा एक नाम है, मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, केस किसी पे कर सकता हूँ, मेरे नाम पे केस हो सकता है। ऐसी कंपनीज भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम एक नेचुरल पर्सन है, कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अपने नेम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, केस उन पे हो भी सकता है, वो केस कर भी सकती हैं। कंपनीज क्या होती हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनीज की एक एंटिटी है जो अलग है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स आ जा सकते हैं, कंपनी चलती रहेगी। कंपनीज की जो एक है सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। अगर लॉस होता है तो वो कंपनी को होगा, ना कि मेंबर्स को, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ हर बार इसमें कि आप एक बीवरेज यूज कर रहे हो, कोक की बोतल यूज कर रहे हो और वहां पे कोई इंसेक्ट वगैरह निकलता है, तो आपको केस करना है जो वो किस पे होगा, कंपनी के नेम पे होगा, ना कि इसके मेंबर्स पे। तो कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। थर्ड वन है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन टिपिकल टास्क है इसका, क्योंकि काफी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कैसे फॉर्मेशन होती है कंपनी की। ब्रीफ में बता रहा हूं, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रमोशन, ठीक है, ये कुछ स्टेजेस रहती हैं, प्रोस्पेक्टस, जो कि कंपनी की फॉर्मेशन में स्टेप्स हैं। टिपिकल अमूल एक्ट कौन सा गवर्न कर रहा है, 2013। अर्लियर एक्ट कौन सा था, 1956। नेक्स्ट फीचर इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल लगातार चलने वाली, सक्सेशन चलती रहेगी। कंपनीज कोई भी फॉर्म हो रही हैं वो छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। कंपनी जब भी फॉर्म होंगी वो लंबे टाइम पीरियड के लिए फॉर्म होती हैं। और परपेचुअल सक्सेशन की एक बार कंपनी बनती है वो लंबे समय तक चलती है, ठीक है, क्योंकि देखिए मेंबर से अलग है, मेंबर्स आ जा सकते हैं, मेंबर की डेथ हो सकती है, लेकिन कंपनीज क्या है, चलती रहेगी। कंट्रोल कौन करता है,
देखिए कंट्रोल अलग हैंड में होता है, ऑनर अलग होते हैं और जो मैनेजमेंट है वो अलग होता है। इनडायरेक्टली शेयर होल्डर कंट्रोल करते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं कंपनी में, जो वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैनेज कौन कर रहे हैं? असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए कंपनी में सुनिए होता क्या है, एक लीगल बॉडी हमने फॉर्म करवा ली, एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा ली, हमें पैसा चाहिए, हम क्या करेंगे, उसकी ऑनरशिप है, जो शेयर है उसके वो मार्केट में बेच देंगे, सभी लोग वो शेयर को खरीदेंगे और वो ऑनर बन गए, जिन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। इनको मैनेज कौन करता है? कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो शेयर होल्डर के द्वारा ही कुछ प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में काम कर सकते हैं। जिस पर्सन ने कंपनी स्टार्ट की थी वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। उनको अपनी सर्विसेज के बदले में सैलरीज मिलती है। लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड। कंपनी की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटीज हमेशा लिमिटेड रहेंगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर। सपोज मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा और कंपनी को लॉस हो जाता है, मैंने 6 रुपए दिए हुए थे, 4 रुपए अभी पेंडिंग है, ठीक है, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुझसे वो अनपेड अमाउंट दैट इज 4 रुपीज पर शेयर वो आस्क कर सकती है, उसके अलावा नहीं। जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। लायबिलिटी क्या रहेगी आपकी? लिमिटेड। कॉमन सील, कंपनी की एक स्टैंप होती है। कॉमन सील मींस स्टैंप। हर डॉक्यूमेंट पे जिसमें कि उसका नेम एंग्रेव्ड होता है, सिग्नेचर्स होते हैं, हर डॉक्यूमेंट पे वो कॉमन सील लगी होनी जरूरी है। उसके अलावा अगर नहीं लगी हुई, उसके बिना कोई भी डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं माना जाता। कंपनी की कॉमन सील उस पर लगी होनी जरूरी है। पहले क्या होता था, इसकी जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिग्नेचर कर देते थे कंपनी, लेकिन अब क्या है, स्टैंप आने लग गई है और कंपनी का नेम उस पर एंग्रेव्ड होता है। हर डॉक्यूमेंट पे वो लीगल स्टैंप जरूरी है, जैसे कॉमन सील बोला जाता है। लास्ट पॉइंट इज रिस्क शेयरिंग। ये आपको पता ही है कि कंपनीज में मेंबर्स बहुत ज्यादा है, सभी के बीच में रिस्क क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है। तो ये थी कंपनी की कुछ फीचर्स और मीनिंग। अब क्या क्या मेरिट्स हैं कंपनी की? मेरिट्स में देखिए सबसे बड़ी मेरिट लिमिटेड लायबिलिटी है हर मेंबर की। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको शेयर खरीदे हुए हैं और आप शेयर को नहीं रखना चाहते, आप बेच सकते हो शेयर को। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते थे, कईयों में नहीं भी कर सकते, जैसे पार्टनरशिप में नहीं कर सकते थे, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप बेच सकते थे लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। इसमें इजिली आप ट्रांसफर कर सकते हो। कौन सी कंपनी में? पब्लिक लिमिटेड में। प्राइवेट लिमिटेड में अभी भी नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप अपना इंटरेस्ट, अपने शेयर बेच सकते हो किसी थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन जो मैनेज करने वाला होगा वो स्पेशलिस्ट होगा, चाहे वो सीए है जो अकाउंट्स देखेगा, जो आपके लीगल मैटर्स देखेगा, कंपनी सेक्रेटरी है, सीएस है, ठीक है, आईसीडब्ल्यू हो सकता है, सीएमए। वो प्रोफेशनल्स हायर करती है कंपनी जो कि मैनेज करते हैं बिजनेस को, तो प्रोफेशनली मैनेज होती है कोई भी कंपनी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस की लगातार चलती रहेगी कंपनी। कंपनी ऐसे नहीं कि आज बन के कल को खत्म होगी। कंपनी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है मेंबर्स से। लाइक अभी सीसीडी था, कैफे कॉफी डे, उसके ऑनर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी डेथ होने की वजह से बिजनेस को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, बिजनेस अपना चलता रहा। लास्ट वन इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कंपनी में इतना ज्यादा पैसा होता है कि कंपनी के पास हमेशा एक स्कोप रहता है कि वो अपने बिजनेस को और क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को। इसके बाद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन में सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि फॉर्मेशन इसकी इजी नहीं है, काफी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। पॉइंट इज कंप्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। देखिए कंपनीज को अपने डॉक्यूमेंट है, जो सारे डॉक्यूमेंट है वो पब्लिश करने पड़ते हैं। अपनी बैलेंस शीट है, अपना P&L स्टेटमेंट है, वो 3 महीने बाद पब्लिश करनी पड़ेगी। जो इनका MOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो भी रजिस्ट्रार के पास क्या रहता है, ओपन रहता है जनरल पब्लिक के लिए। आप कभी भी जाके थोड़ी सी नॉमिनल फी पे करके उनको चेक कर सकते हो कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनका लीगल स्टेटस है, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हो, तो उनमें सीक्रेसी नहीं रहती। थर्ड वन इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। देखिए कंपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनर्स जो होते हैं कहीं पे बैठे हैं, कंपनी कहीं पे काम कर रही है, तो जो कस्टमर मिल रहा है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं
हो पाता ऑनर से, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हो जाता था। तो इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है विच अ कंपनी हैज टू बी फॉलो। ठीक है, कंपनी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर ऑफिशियल्स। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर चीज हिरार्की में होनी है, चेन के थ्रू जानी है, हर डिसीजन है नीचे से ऊपर जाएगा, फिर वो डिसीजन लिया जाएगा, रेजोल्यूशन पास होंगे, तो टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट, यहां से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मीनिंग क्या होता है ऑलिगार्किक। देखिए मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या है, डेमोक्रेटिक है, हर चीज रेजोल्यूशन के थ्रू पास होगी। हम बोलते हैं कि कंपनी में डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है, शेयर होल्डर का कंट्रोल रहता है, लेकिन असल में अगर प्रैक्टिकली देखें तो मेन कंट्रोल किनका रहता है, जो पावर में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिसीजन उन्होंने लेने हैं, ठीक है, वो अपनी पावर्स का कई बार क्या कर देते हैं, मिस यूज कर देते हैं, तो डिसीजन वो खुद लेते हैं। यही होता है ऑलिगार्किक मैनेजमेंट की। थ्योरेटिकल में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, लेकिन असल में जो कंट्रोल रहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है। कन्फ्लिक्ट्स, शेयर होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं, एक ने डिसीजन ले लिया, दूसरे को नहीं पसंद आया, चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट रहते ही रहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में। अब ये थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी। मीनिंग पढ़ा हमने, फीचर्स पढ़े, लिमिटेशंस पढ़ी। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, मेनली 3 टाइप्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी जो रिसेंटली आई थी। इनको एक ब्रीफ में मैं बता रहा हूं। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है कि प्राइवेट हैंड्स में होगी या गवर्नमेंट हैंड्स में होगी, जस्ट इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स और पेड अप कैपिटल का फर्क होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके नेम के आगे हमेशा वर्ड, नेम के लास्ट में लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उनके नेम के लास्ट में क्या वर्ड ऐड होंगे, कंपनी के नेम के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनके साथ वर्ड ऐड होता है अकेला लिमिटेड, अकेला लिमिटेड वर्ड। और ओपीसी है जो 1 पर्सन कंपनी है, उनके साथ 1 पर्सन कंपनी लिखा होगा अपने नेम के साथ। कैपिटल की बात करें, प्राइवेट में कम से कम कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपीज। जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी होगी, 1 लाख रुपीज। पब्लिक लिमिटेड में 5 लाख, ओपीसी में 1 लाख ही होती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए कितने होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 मेंबर चाहिए और पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 7 मेंबर, ओपीसी में कम से कम 1 मेंबर। अब बात करते हैं कौन कौन से सेक्शन में। जो ओपीसी है 1 पर्सन कंपनी है, दैट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। और जो प्राइवेट लिमिटेड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। जो पब्लिक लिमिटेड है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। ये कुछ डिफरेंसेस है तीनों में, जिससे तीनों का मीनिंग क्लियर हो जाएगी। कंपनी एक्ट में दिया हुआ है कि जो कंपनी 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कम से कम 2 मेंबर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200, वो प्राइवेट है। कम से कम 2 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा 200। पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 7 मेंबर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वहां पे अनलिमिटेड हो सकते हैं। प्राइवेट में पैसा 1 लाख रुपया, पब्लिक में 5 लाख रुपया। ये कुछ क्लासिफिकेशन थी तीनों की, तीनों में डिफरेंसेस थे कि ये डिफरेंस होते हैं, इनके थ्रू हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट पढ़ा था हमने, वो पब्लिक लिमिटेड में होता है, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं। प्राइवेट लिमिटेड में अब अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक लिमिटेड में कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में पैसा जो लगा होता है वो कुछ बंदों का लगा होता है अपने आप, वो शेयर इशू नहीं कर सकते जनरल पब्लिक में। लेकिन पब्लिक लिमिटेड क्या करती है, जनरल पब्लिक में शेयर इशू करती है और सभी से वो पैसा इकट्ठा कर सकती है। ये थी कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हमने पढ़े, सारे फॉर्म्स पढ़ दिए। अब अगर एक नया बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि कौन से बिजनेस में वो ऑप्ट करेगा, कौन सी फॉर्म को ऑप्ट करेगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर लाइक लायबिलिटी। हमने लायबिलिटी पढ़ा, सॉल्व में अनलिमिटेड है, इसमें लिमिटेड रहती है, कर्ता की अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, इसमें लिमिटेड है, उसमें भी लिमिटेड है। तो एक तो ये फैक्टर है। रिस्क इसमें ज्यादा है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी बिजनेस कैसी रहेगी, कितना बड़ा बिजनेस खोलना चाहता है वो, कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है नहीं, सीक्रेसी मेंटेन करना चाहता है नहीं,
ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स है, उन सभी फैक्टर्स को आप देखोगे, कंपेयर करोगे और उसके बाद इनमें से एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे जब भी आप बिजनेस खोलना चाहते हो कि ये हमारे कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और इनको थरली रीड करके क्या मेरिट्स लिमिटेशन है आप अपने अकॉर्डिंग मैच करोगे कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को सिलेक्ट करोगे। तो ये था हमारा साइनॉप्सिस वीडियो पार्ट 2 ऑफ द सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन द लास्ट लेक्चर हम पहले ही कर चुके हैं पार्ट 1 जिसमें मैंने पार्टनरशिप तक करवाया था। आज के लेक्चर में हमने पार्टनरशिप का हाफ पार्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो अलग से मैंने हर टॉपिक की वीडियोस को डिटेल में बनाया हुआ है, ये हमारा ब्रीफ था। डिटेल में भी हर वीडियोस हैं, अगर किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही। विद दिस थैंक यू, साइनिंग ऑफ।